चलिए अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की, जो आज से शुरू हो रहा है। अब से लगभग 26 मिनट के बाद यानी सुबह 11 बजे ये सत्र शुरू हो जाएगा। सदन में प्रश्नकाल नहीं है, शून्यकाल नहीं है। सदन के पटल पर 4 विधेयक रखे जाएंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। कृषि विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार। और सत्र से पहले सियासत भी दिख गई है। विपक्ष भी विधानसभा पहुंचा है। विधायक दल की माफ कीजिएगा, विपक्ष ने नापक्ष लॉबी में बैठक भी की, रणनीति भी बनाई। और इस बीच सरकार के प्रयास भी बेहद स्पष्ट हैं। ये सत्र बेहद संक्षिप्त है और पूरा फोकस रहेगा कृषि कानूनों पर। सहयोगी सुधीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, 25 मिनट बाद सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले की हलचलें। देखिए, इससे पहले की हलचल ये है कि भाजपा विधायक दल की बैठक अभी चल रही है, जिसमें रणनीति तय की जा रही है कि जो सरकार 3 जो कृषि कानून भारत सरकार ने पारित करवाए हैं, उन पे संशोधन जो राज्य सरकार लेके आ रही है, उन पे किस तरह से सरकार के सामने अपना तर्क और तथ्यों के आधार पर रखें। अभी विधायक बलवान पूनिया हमारे साथ है, उनसे जानेंगे, क्योंकि आज केवल ये जो 3 और 4 बिल हैं वो केवल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उन पर किसी तरह की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि पहला दिन है इसके, क्योंकि शोकाभिव्यक्ति होगी। शोकाभिव्यक्ति के बाद अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित कर दी जाएगी विधानसभा की कार्रवाई। उसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि आगे कब कब कौन से बिल कैसे लिए जाने हैं। अभी बलवान पूनिया विधायक, उनसे जानेंगे। बलवान जी, जो भारत सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि राज्य सरकार को उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। ये जो बुलाया जा रहा है सत्र, वो असंवैधानिक रूप से उन पर चर्चा की जाएगी। ये बिल्कुल आरोप निराधार है। कृषि और कृषि से जुड़े हुए उत्पाद और उनके मूल्य संवर्धन और उसके बिक्री से लेकर के उनके संधारण तक के सारे कानून राजस्थान सरकार या कोई राज्य की सरकार उससे एफिलिएटेड है, उससे संबंधित है। समवर्ती सूची का विषय है जो राज्य इसमें डिसाइड करता है। हाँ, ये बात सही है कि केंद्र ने इन तीनों कानूनों को बड़े पूंजीपति, बड़े जागीरदारों की लूट के लिए एक साथ तीनों कानून लेकर के आए, और ये तीनों कानून वो बिना राज्यों से चर्चा किए हुए कोरोना काल में लोगों को बताए बगैर दबे पांव लेकर के आए, जिससे हिंदुस्तान। ठीक है, आप बने रहें। सुधीर मेरे साथ सहयोगी दिनेश भी विधानसभा के बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त, दिनेश? बिल्कुल, देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कृषि विधेयक 3 जो लेकर आई थी, उनके खिलाफ में विधेयक राज्य सरकार पेश करने वाली है इस सत्र में। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार करने जा रही है, वो ये कि मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। तो इसे लेकर ये सेशन है। जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं, विधायक जो आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार हम ले रहे हैं, और पक्ष विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे पर निशाना जमकर साध रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार लेकर आ रही है विधेयक केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है, उन्हें सुरक्षा देना चाहती है, आर्थिक सुरक्षा। इसी वजह से ये कानून लाए गए थे। अगर सरकार को किसानों का भला करना है, तो उन्हें डिफरेंस राशि जो है एमएसपी पर खरीद अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर होती है, तो डिफरेंस राशि जो है वो राज्य सरकार को देनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस तरह का प्रावधान कर रही है कि व्यापारी को सजा होगी एमएसपी से कम दर पर अगर खरीद वो करता है, तो ऐसे तो फिर व्यापारी खरीद के लिए आगे ही नहीं आएंगे। तो इसके साथ पक्ष की अगर बात करें, पक्ष के लोग जाहिर तौर पर यह कह रहे हैं कि जो कृषि कानून लाए गए हैं वो साफ तौर पर ना व्यापारियों के पक्ष में है, ना किसानों के पक्ष में है, और यही वजह है कि राज्य सरकार को इस तरह के कानून लाने पड़ रहे हैं। तो 3 बिल हैं जो किसानों से जुड़े हैं, वो आज विधानसभा में पेश किए जाएंगे। एक चौथा जो विधेयक है वो सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन का है, जिसके जरिए मास्क को पहनना अनिवार्य किया जा रहा है। कृषि कानूनों की जहाँ तक बात है तो केंद्र और राज्य सरकार में टकराव जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि
बिल्कुल, केंद्र उसमें तो सरकार सियासत जब भी किसी से छिपी विधेयक नहीं है। लेकर आई सुधीर, थी, मैं आपके तीनों पास आ कानून रहा हूँ। जब सुधीर, लेकर मैं आई थी, जानना चाहता हूँ कि क्या आरएलपी का स्टैंड कुछ क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि वो भी वैसे तो मोटे तौर पर कह ही चुके हैं केंद्र के कृषि कानूनों में खामियां हैं, लेकिन अगर सरकार कोई बिल लाती है तो क्या वो उसको समर्थन करने के मूड में होंगे? सुधीर, लगता है सुधीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मेरा सवाल दिनेश आपने भी सुना होगा। स्वप्निल अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? मैंने कहा आरएलपी, हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद, वो पहले ही बता चुके हैं कि केंद्र के कृषि कानूनों में खामियां, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी विरोध करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में एक कानून ला रही है तो क्या आरएलपी समर्थन करेगी? उनके विधायकों से आपकी बात हुई है? देखिए, आरएलपी ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है। पहले जो है बयान इस तरीके के जरूर आए थे हनुमान बेनीवाल के कि वो किसानों के साथ में है, और अगर खामी कोई है बिल में तो जाहिर तौर पर वो किसानों के साथ में खड़ी रहेगी, और केंद्र सरकार के खिलाफ भी अगर जाना पड़ेगा तो वो उसके खिलाफ जाएगी, क्योंकि एनडीए की सहयोगी है आरएलपी। अगर देखा जाए केंद्र में तो सरकार में वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से भागीदारी है, एनडीए के साथ में वो है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार जब वो बिल लेकर आ रही है तो पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का बयान अभी तक नहीं आया है कि वो ये जो विधेयक आने वाले हैं इनके खिलाफ में वोटिंग करेगी या फेवर में वोटिंग करेगी। लेकिन ठीक है, साफ ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। रुकते हैं ब्रेक के लिए। कल नगर निगम के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 3 निगमों में घमासान होगा, इनमें से एक निगम कोटा का भी है। कोटा से पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों की ओर रवाना हो रही हैं। सीधी तस्वीरें दिखाएंगे सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, तस्वीरें दिखाएं। विशेष ध्यान रखें क्योंकि आप जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हैं। ये प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है और अब लगातार यहाँ से जो है मतदान दलों का जो है अपने अपने केंद्रों की ओर जाने का सिलसिला कुछ देर में शुरू हो जाएगा। 622 मतदान केंद्र बनाए गए हैं 80 वार्डों वाला कोटा दक्षिण नगर निगम में, और इन तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इसके साथ साथ कोविड गाइडलाइन की पालना हो, इसके लिए अंतिम प्रशिक्षण देकर के इन मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। स्वप्निल, कोटा उत्तर में भी क्योंकि 65.12% मतदान रहा है तो जाहिर है कि अब मतदान का प्रतिशत भी अच्छा हो। जागरूकता अभियान भी जो है चलाए गए थे और जिला कलेक्टर और शहर एसपी दोनों जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। प्रशिक्षण के दौरान जो है कोई किसी तरह के जो एक्स्ट्रा निर्देश देने हैं वो भी अभी कुछ देर बाद जो है जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी उज्ज्वल राठौड़ और शहर एसपी देंगे, क्योंकि सुरक्षा का भी ख्याल रखना है और सावधानी पूर्ण मतदान कराना है, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ मतदान करवाना है। तो आज जो है कोटा दक्षिण के लिए जो है मतदान दल रवाना हो रहे हैं और तमाम जो दल हैं उनको ताकीद किया जा रहा है कि सुरक्षा के साथ साथ कोविड गाइडलाइन की भी पालना हो। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पहले एसपी साहब से बात करूंगा। एसपी साहब, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम है। जैसा आपको विदित है कि जो फर्स्ट फेज चुनाव था कोटा उत्तर का, वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक और कोविड की गाइडलाइंस के अनुरूप हुआ था। उसी तर्ज पर सेकंड फेज के लिए तैयारी की गई, और क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन पूरा हो चुका है तो हमारे पास एक्स्ट्रा जाफ्ता है, तो हम उसको एनफोर्स कर रहे हैं और जो 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी वो इंश्योर करेंगे। साथ साथ पूरे शहर को नाकाबंदी से पैक करेंगे ताकि जो चुनाव है बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। सर, परसेंटेज अच्छा रहा था, 65.12 रहा था। उम्मीद है इस बार भी जो है अच्छा ही परसेंटेज रहेगा। बिल्कुल, जो चुनाव की जो तैयारियां हैं, लोगों को प्रजातंत्र में विश्वास है और जो सुविधाएं दी हुई है पोलिंग बूथों पर, भीड़ भी नहीं है, तो इस बार भी मतदान ठीक होगा, ये हमें विश्वास है। ज्यादा लंबी लाइनें नहीं लगेगी और कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए चुनाव करवाया जाएगा। स्वप्निल, कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ साथ अच्छा मतदान भी होगा, मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहेगा, ऐसा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भरोसा है। और ये मतदान की टोलियां जो है अब बस कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगी। अंतिम प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है और कुछ देर में यहाँ से जो एक एक करके इनको जो यहाँ से भेजा जाएगा। जेडीबी कॉलेज जो है पास में, वहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी है, वहां से इनको वो मशीनें दी जाएगी और उसके बाद बसों के जरिए ये अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। और तमाम शुक्रिया शाकिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए।
निगम की आखिरी लड़ाई के लिए प्रत्याशियों ने धुआंधार प्रचार किया। शोर का वक्त खत्म हुआ, अब प्रत्याशी डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। थम गया प्रचार। अब घर घर मनुहार। चावल बांटे, मास्क बांटे। वोट की लगाई गुहार। तो कांग्रेस को वोट देना है और भाई दिलीप पाठक को बारी नंबर पर कराना है। आखिरी लड़ाई के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए हर पैतरे आजमाए। राजधानी जयपुर में प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह रैलियां की, घर घर जाकर पीले चावल दिए, पांव पड़े मनुहार की। मास्क पहनकर वोट देने आइए, नहीं है तो हमसे मास्क लीजिए, पर वोट देने जरूर आइए। भाजपा के प्रति बहुत अच्छा माहौल है, सभी में बहुत जोश है, उत्साह है। पब्लिक में भी आपने देखा होगा। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो इसका साफ साफ संकेत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और हमारा वोट बने। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं तक पहुंचने की कवायद हो रही है। प्रत्याशी घर घर जाकर जो है मनुहार कर रहे हैं और बाकायदा पीले चावल बांटे जा रहे हैं। मतदाताओं को ये कहा जा रहा है कि वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपनी भागीदारी जो है लोकतंत्र के इस पर्व में सुनिश्चित करे। चुनाव है वो एक उत्सव की तरह है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोग बाग अपने घरों से बाहर निकले, इसलिए हम पीले चावल बांट रहे हैं। सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में बूथों पे पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए घरों से बाहर निकले। कोटा नगर निगम में कुर्सी पक्की करने की हसरत पाले प्रत्याशियों ने आखिरी लड़ाई के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। हर गली, हर नुक्कड़, हर दहलीज पर दस्तक दी और मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। मेरा बस यही मिशन है कि मैं डोर टू डोर जाके लोगों को कन्विंस करना चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और मुझे जिताए वोट करके। जी, आप मतदाता हैं, किस तरह का प्रत्याशी? हमें आरती दीदी जैसा ही चाहिए और काफी एजुकेट हैं और अच्छी हैं, जो इन्होंने अभी खड़ी भी नहीं हुई है अच्छी तरीके से। हमारा ये रोड बनवा दिया, नालियों का काम करवा रही हैं और नल वगैरह का भी काम यही इनसे ही उम्मीद है हमें, आरती दीदी से ही। और हमें पूरी हम सपोर्ट करेंगे इनको आगे के लिए भी। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया और बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। सर, आज आखिरी दिन है, पूरा कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा, आप खुद देख रहे हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मानस बना चुके और दोनों वोट बीजेपी के बनेंगे। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत के दावे कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साल 2020-2021 की दूसरी तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी को सितंबर तिमाही में कुल 9,567 करोड़ का लाभ हुआ, जबकि जून तिमाही में कंपनी को 8,380 करोड़ का लाभ हुआ था। जून तिमाही के आधार पर सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट में 14.2% का उछाल आया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 1.11 लाख करोड़ रहा। तिमाही आधार पर इसमें 26% की तेजी आई है। हालांकि सालाना आधार पर सितंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 15% की गिरावट आई है। रिलायंस जियो को दूसरी तिमाही में बम्पर मुनाफा हुआ है। कंपनी को दूसरी तिमाही में 2,844 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।